हेलो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज टैलेंट में। मित्रों, आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति जो 2019 में ही आ गई थी, लेकिन काफ़ी उसमें सुधार के बाद 2020 में कल अर्थात 29 जुलाई को इसको फाइनली कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और बहुत सी चीज़ें जानने को है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा नीति हमारे सामने बहुत शिक्षा नीतियाँ आई। 1968 में शिक्षा नीति आई थी, 1986 में आई थी। तो तमाम शिक्षा नीतियाँ आने के बाद भी हमारे शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस शिक्षा नीति में एक मिट्टी के तेल के दिए से पढ़ने वाले छात्र और एलईडी बल्ब और इन्वर्टर की सुविधाओं से युक्त छात्र को एक समान स्तर पर ले आने में क्या सक्षम हो पाएगी? मित्रों, क्या यह शिक्षा नीति दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले तथा गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को एक समान संरचनात्मक सुविधा प्रदान करने में सफल हो पाएगी? आइए हम आज उसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हम इसको 4 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे, उसके बाद विद्यालयी शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, फिर उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है, फिर अन्य कुछ तथ्य हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम जानते हैं इसरो के अध्यक्ष हैं, वैज्ञानिक थे के कस्तूरीरंगन। इन्होंने नई शिक्षा नीति तैयार करने में बहुत योगदान दिया है। तो नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट टी एस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 लोगों की एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट फाइनली 27 मई 2016 को प्रस्तुत की थी। 24 जून 2017 को सरकार ने जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस 27 मई को 2016 को जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार सरकार ने 24 जून 2017 को एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। राज्य सरकार और भारत सरकार के मंत्रालयों को DNAP 2019 पर उनके विचारों टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र रखे गए, मतलब कि विचार लिए गए कि क्या इसमें अभी संशोधन होने की आवश्यकता है, क्या है, बहुत चीज़ें मतलब कि उसमें लिया गया। तो मित्रों, लगभग 2 लाख परामर्श, जब परामर्श सरकार ने मांगी तो लगभग 2 लाख परामर्श, उसमें से बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत वैज्ञानिक थे और तमाम पेरेंट्स से भी बात की गई, बच्चों से बात की गई। तो उसके सबको मिला के लगभग 2 लाख परामर्श सरकार के पास आई, जिस सभी का विश्लेषण करके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 अर्थात कल को अपनी फाइनली मंजूरी दे दी, जिसका प्रकाश जावड़ेकर और पोखरियाल जी ने कल मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया। इसके पहले भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो इस समय चल रही थी के अंतर्गत शिक्षा में काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। अब हम अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर ही कार्य कर रहे थे, जो 34 साल, अब 34 साल का मतलब लगभग 3 साढ़े 3 दशक समय बहुत होता है। उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, उस समय की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो इसको बदलने की बहुत ज़रूरत थी, जो सरकार का बहुत अच्छा कदम है। तो हम अब एक नई शिक्षा नीति के तहत नए परिवर्तन के साथ शैक्षिक जगत में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो इस शिक्षा नीति में क्या बड़े बदलाव हुए, पहले आइए उसको जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD, नाउ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ा मंत्रालय, नाम बहुत बड़ा, कोई अगर अनजान व्यक्ति है तो उसको बता दिया जाए कि MHRD, मिनिस्टर तो समझ ही नहीं पाता कि MHRD और शिक्षा एक ही चीज़ है, तो इसको डायरेक्टली अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरी बात, GDP का, ग्रॉस डेवलपमेंट का शिक्षा जगत में जो अब तक
4.3%, 4.3% खर्च होता था शिक्षा पे। अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है क्या, करने की बात की गई है। अब इसको सरकार कर पाती है या नहीं कर पाती वो अलग बात है। इसको 2 साल पहले ही 6% करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। अब सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, देखिए क्या होता है। और तीसरी बात है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हम लोग जान ही रहे हैं 2009 के। इसमें आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देते थे हम लोग। मतलब सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देती थी, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष, 3 वर्ष इधर कम किया है और 4 वर्ष उधर बढ़ा दिया, तो 3 वर्ष से 18 तक कर दिया गया है। ठीक है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहले जो व्यवस्था थी, हमें हाई स्कूल तक अथवा कक्षा 10 तक एक व्यवस्था थी, उसके बाद 2 साल इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर में अलग व्यवस्था थी। उन्हीं 2 सालों में हमें अपना स्ट्रीम तय करना होता था कि हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे हमारे लिए लगभग 3 स्ट्रीम होते थे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो अब ये पुरानी व्यवस्था हटा के अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया है, 5+3+3+2। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम आइए समझते हैं। पहले वाला ये है, देख ही पा रहे होंगे, 6 से 16 तक 10 प्लस 16 से 18 10+2। अब इसमें देखिए पहले के 5 सालों में 3 साल, 3+2 बटा है, 3+2 बटा है, तो 3 सालों में आपको बुनियादी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे साक्षरता सिखाई जाएगी, अपना नाम लिखना, गांव का नाम, ये सब। उसके बाद मैथ्स के बेसिक्स तैयार किए जाएंगे, ये हो गया। उसके बाद 2 साल जो बचा उसमें पहली और दूसरी कक्षा के सिलेबस डिवाइड होंगे। उसके बाद फिर 5 हो गया, उसके बाद फिर 3, 5+3। इसमें क्लास 3 to 5 का स्ट्रक्चर है, इसमें भी इसी तरीके से रहेगा। और फिर 5+3+3+4। हमें जो 10+2 में 2 की जगह हमें स्ट्रीम तय करना होता है, इसमें 5+3+3+2 में कोई स्ट्रीम नहीं तय करना है। सभी बच्चों को कॉमर्स भी पढ़ना है, कॉमर्स की सामान्य जानकारी रखनी है, विज्ञान की सामान्य जानकारी, आर्ट की सामान्य जानकारी, सब कुछ जानना है हमें। संगीत भी जानना है, नृत्य भी जानना है, कला भी जानना है, सब कुछ जानना है, जिससे हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो पाए। उस स्किल के आधार पे हम आगे का अपना फ्यूचर कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, हर वर्ष एक एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, और यह रिपोर्ट कार्ड 3 लोगों के मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाएगा। एक तो बच्चा स्वयं हो गया ये, दूसरा उसका सहपाठी ये, और तीसरा उसकी शिक्षक अर्थात टीचर। ये तीनों मिलके जब बच्चा बताएगा खुद कि मेरी स्किल ये है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके रिपोर्ट कार्ड में, जैसे कक्षा 1 में बच्चा कल आर्ट बनाने में इंटरेस्टेड है, उसके सहपाठी ने भी बताया कि हाँ ये आर्ट अच्छी बना लेता है, टीचर को भी लगा कि ये तो आर्ट उसके स्किल में कक्षा 1 में हो गया। इसी तरह से कक्षा 12 तक उसकी स्किल की एक रिपोर्ट कार्ड होगी, जो कक्षा 12 के बाद अगर जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसको रिपोर्ट के कार्ड के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे में ये स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, इसको इस फील्ड में भेजा जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सहपाठी मित्र सभी अपने दोस्त के बारे में जानते हैं कि मेरा दोस्त इस चीज़ में माहिर है, तो मित्रों से राय लेने से ये और अच्छे तरीके से हो पाएगी। और 5वीं कक्षा तक या हो सके तो 8वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कराया जाएगा। जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये सब भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ के छात्रों को कोई कंपलसरी नहीं रहेगा कि इसी लैंग्वेज में हमें पढ़ाना है, उनको उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कराया जाएगा। और एक बात और, बोर्ड परीक्षा के महत्व को घटाने के लिए
इसके लिए वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी तथा वैकल्पिक तथा लिखित प्रश्नों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा। तो बच्चों में बोर्ड परीक्षा को लेके इतना प्रेशर रहता है, कभी फ्रस्ट्रेट होकर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उन सब से निजात पाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी और उसमें वैकल्पिक और लिखित दोनों प्रश्नों को समाहित किया जाएगा, जिससे उनको प्रेशर को और डिक्रीज किया जा सके। अब उच्च शिक्षा से संबंधित क्या परिवर्तन हुए, आइए उसको जानते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम जब ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हैं तो मान लीजिए हम इंटर के बाद हमने आर्ट लेना पसंद किया, तो हमने कोई सब्जेक्ट लिया। तो 1 साल पढ़ने के बाद मूड हुआ कि चलिए क्रिकेट में ट्राई करते हैं, हो सकता है क्रिकेट में सफल हो जाए। तेंदुलकर को देख के हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट जा गया, तो 1 साल छोड़ के फिर क्रिकेट खेलने चले गए। तो 2-3 साल बाद जब खेले कुछ नहीं समझ में आया, फिर कहे कि यार 1 साल उधर बर्बाद हो गया, 2-3 साल इधर। तो इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने 3 स्टेप उठाए हैं। पहला, 1 साल जिसने पूरा कर लिया है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट अगर रखा रहेगा और वो कभी भी लौट कर अगर आता है तो उसको फिर से पहले साल से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको दूसरे साल से पढ़ना पड़ेगा। और अगर 2 साल अगर वो करके छोड़ के जा रहा है तो उसको 2 साल में डिप्लोमा दिया जाएगा। तो अगर वो किसी अन्य क्षेत्र में गया है और फिर लौट के आना चाह रहा है तो उसको फिर से मौका दिया जाएगा कि 2 साल तो उसने डिप्लोमा दिखाया, उसके बाद उसको तीसरा साल पढ़ के उसको फाइनल डिग्री दे दी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे बीच में कोर्स छोड़ के चले जाते हैं दूसरे लाइन में। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि हमारे साल नहीं बर्बाद होंगे। 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी करेंगे हमारा एक सुरक्षित रहेगा कि हम इतना अनुभव लिया है। नौकरी के लिए अब ग्रेजुएशन के बाद 2 चीज़ें निकल के आती हैं। नौकरी, कुछ बच्चों के लिए जो नौकरी करना चाहते हैं और जो रिसर्च करना चाहते हैं। नौकरी के लिए 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद उनको छूट दे दी जाएगी, अपना आप कंपटीशन की तैयारी करिए। और जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 4 साल का रिसर्च, अर्थात 4 साल का स्नातक, 1 वर्ष का परास्नातक, 4 साल का रिसर्च करने के बाद उनको उस फील्ड में रिसर्च, जिस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, मानविकी हो गया, साइंस हो गया, किसी में, तो उनको ये तो ग्रेजुएशन के बाद ये 2 फील्ड डिसाइड होंगी। एमफिल को हटा दिया गया है। जो हम एमए के बाद एमफिल तब पीएचडी शुरू करते थे, तो एमफिल को हटा दिया गया है। ये 2 साल का पहले होता था तो इसको हटा दिया गया। तो ये टाइम की बर्बादी थी पूरा। हमें कोई भी विषय पढ़ने की पूरी छूट होगी। जैसे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे जोग्राफ़ी के साथ संस्कृत पढ़ने की छूट नहीं थी। तो अब ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। आप मैथ के साथ संगीत पढ़ सकते हैं, जोग्राफ़ी के साथ संस्कृत पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी किसी में, वाणिज्य के साथ आप मैथ पढ़ सकते हैं। तो पूरी छूट है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा मिले। रिसर्च के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च के लिए ही काम करेगा। कि उसमें रिसर्च में काफ़ी कॉपीराइट होते हैं, कॉपी कर ली जाती हैं चीज़ें, तो उसको देख के, मतलब कि इसको, ये सब देख के कमियाँ, इसको एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें और जोड़ी जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या हमारी 100 करोड़ से 130-135 करोड़ तक पहुंच गई है। तो 3.5 करोड़ सीटें उच्च शिक्षा में और जोड़ी जाएंगी। भारत में लगभग 4500 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई विश्वविद्यालय है उसके अंदर 800 संबद्ध कॉलेज हैं, तो वो विश्वविद्यालय उन संबद्ध कॉलेजों को देख नहीं पाता कि वो किस तरीके से बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्या है। तो इसके लिए अब सरकार ने एक कदम उठाया है कि हम महाविद्यालयों को स्वायत्तता देंगे उनके ग्रेड के आधार पर। अगर वो ए ग्रेड का काम कर रहा है तो उनको क्या क्या स्वायत्तता देनी चाहिए, बी ग्रेड में है तो क्या, सी ग्रेड में है तो क्या, इस तरीके से। तो इनको 3 तरीके से स्वायत्तता दी जाएगी। एकेडमिक, अपना रिजल्ट तैयार करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास, अपना कुलपति, अपने टीचर नियुक्त करने के लिए टीचरों का वेतन, और फाइनेंशियल, अपने वित्तीय संसाधनों को
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। संसाधन महाविद्यालय धीरे धीरे स्वायत्त होंगे तो जितने अपने तरीके से वो अपने लिए चेंज ला सकते हैं। उच्च शिक्षा का एक रेगुलेटर होगा। इससे पहले क्या था, वो यूजीसी एआईसीटी जो टेक्निकल कोर्सों को देखता था, इनके स्थान पे और कई संस्थान हैं, उनके स्थान पे कोई एक संस्थान होगा जो उच्च शिक्षा को देखेगा। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसके बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी विश्वविद्यालयों को ऑफर करेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि जैसे हमें बीए में एडमिशन लेना है तो एक एनटीए एक एंट्रेंस टेस्ट कराएगा, जिसमें जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए एक टेस्ट होगा, उसके आधार पे एडमिशन होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अलग अलग आप अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग स्तर होता है तो उसको चेंज करके एनटीए। लेकिन समस्या यहाँ पे एक है कि विश्वविद्यालयों पर निर्भर करेगा। विश्वविद्यालय अगर चाहेंगे तो इसको मान सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं मान सकते। ये थोड़ी कमी है, इसको फोर्सली काम करना चाहिए था, क्योंकि भारत देश के सब छात्र समान हैं और उनको एक परीक्षा के द्वारा अपने अपने विद्यालयों में एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये विश्वविद्यालयों पे किया गया है कि वो माने या ना माने। जिस तरीके से नीट कराता है, एनटीए नीट कराता है, जो मेडिकल की सीटों में प्रवेश के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से बीए, एमए इस तरह की परीक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए भी एनटीए करा सकती है। लेकिन ये विश्वविद्यालय अगर माने तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर पुराने तरीके से ही चलेगा। अब कुछ अन्य पहलू हैं विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा के अलावा कुछ अन्य पहलू जिस पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों के पढ़ाई की जो क्रेडिट है उसको डिजी लॉकर के माध्यम से स्टोर किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने का, पढ़ाई की क्रेडिट है, जैसे हमने कक्षा 8 तक पढ़ाई की, उसके बाद हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमने बिजनेस कर लिया मान लीजिए, तो 8 तक की पढ़ाई अगर हमारी बेकार नहीं जाएगी, उसको उसके सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे स्कूल या विद्यालय उसको सुरक्षित रखेंगे। अगर हम 8 के बाद 2-4 साल बाद 9 में पढ़ना चाहते हैं तो उसको फिर से हमें ऑप्शन रहेगा कि हम 9 से पढ़ाई फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शिक्षा में तकनीक पर जो बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक के माध्यम से शिक्षा को और ज़्यादा उच्च स्तर से पे ले जाने पर जोर रहेगा। 2030 तक स्कूल में 100% GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव लक्ष्य है, जो शिक्षा में स्थिरता की बात करता है। 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया उनको फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट, जनरली हम देखते हैं कि कोई चीज़ जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है तो अगर हम तमिल भाषी हैं तो तमिल में उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट प्रदान करने के लिए इस पे काम किया जाएगा। और राष्ट्रीय पाली संस्थान फारसी और प्राकृतिक अनुवाद संस्थान स्थापना, एक अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे हम पाली, प्राकृतिक और फारसी जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उनको भी हम जिंदा रख सकें। तो इस तरीके से हमने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा की। इसमें बहुत से पहलू छूट भी गए हैं जिसको हम आगे के वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितनी जानकारी थी उसको हमने पूरा पूरा बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय आपने दिया। उम्मीद करता हूँ आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसमें जो नई चीज़ें जुड़ेंगी उसको हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।